तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी सब्जेक्ट वाइज? सबसे पहले आईसीआई की स्टडी मटेरियल में जितने भी समझो उसको अच्छे से गो थ्रू करना, उसको अच्छे से सॉल्व करना। प्राइमरी फर्स्ट स्टेप यही होता था कि बच्चों को सब सोशल मीडिया बंद कर देना चाहिए या दे कैन फॉलो अ बैलेंस्ड अप्रोच इफ दे कैन? वही चीज है कि जब तक हम उसे कंट्रोल कर सके इसको, अगर वो हमें कंट्रोल करने लग रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है? तो मेरा कोई ऐसा अकाउंट नहीं है कोई भी इंस्टाग्राम, ट्विटर या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और आई बिलीव कि ऐसे एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करेंगे तो ठीक है लिमिटेड यूज में, पर वो डाउनलोड करते ही वी विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल देम, रादर दे विल कंट्रोल अस। Why CA is important for commerce students? I believe that CA should be the minimum basic educational qualification for a commerce student, especially because CA करके आप Hi guys, I am CA Meher and as CA I can definitely say कि हर CA स्टूडेंट का एक कॉमन ड्रीम होता है, ऑल इंडिया रैंक। एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ पढ़ाई करने से ऑल इंडिया रैंक नहीं आता, इसके पीछे लगता है डिसिप्लिन, डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट एंड राइट मेंटोरशिप। एंड आज के एपिसोड में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। आज के एपिसोड का पर्पस काफ़ी सिंपल है। फर्स्ट, ग्राउंड रियलिटी जाना AIR के पीछे, एंड सेकेंड, राइट मेंटोरशिप का क्या इम्पैक्ट होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, वो डिस्कस करना। So let me introduce you to our first guest today, achiever of the day, Prem Agarwal, AIR2, first in Surat, 354 out of 400 marks. So hi Prem, first of all congratulations. Like honestly, AIR sounds so dreamy and glamorous. आपका क्या reaction था and how are you feeling now? बहुत ही अच्छा लग रहा है रैंक आने पर, और सीए के फर्स्ट स्टेज में ही रैंक आया तो एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है फर्दर सीए स्टडीज के लिए। तो आई एम वेरी हैप्पी। Definitely. And we also have one more special guest today on board who is not only mentor to Prem but also a CA CMA rank holder, IIM Ahmedabad alumni, CS, and also having 18 plus experience in coaching and mentoring CA students. None other than CA Aditya Chaucharia. Okay, thank you Meher, and it's a pleasure to be here today. Thank you so much, sir. We also have like a good experience having you on board. Okay, so Prem, again coming back to you. तो आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले आपने कब डिसाइड किया कि मुझे सीए ही परस्यू करना है? सो आई डिसाइडेड दिस इन माई 12th स्टैंडर्ड कि आगे जाके सीए करना है, क्योंकि सूरत में है प्लस कॉमर्स लिया है तो सीए के बारे में शुरुआत से ही सुनते आ रहे होते हैं। तो व्हेन आई सर्च अबाउट इट आई फाउंड कि इसमें देर आर वेराइटी ऑफ ऑप्शंस कि हम आगे जाके एक करियर बेस बना सकते हैं। तो आई फेल्ट कि हर एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि एक सीए तो है, क्योंकि उसमें आपको इट ओपन्स डोर फॉर मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस, लाइक बहुत ही वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स का हमें एक्सपोजर मिलता है और एक एडवांस लेवल तक हमें हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज तो आ ही जाती है बहुत अच्छी तरीके से। डेफिनेटली, बट ऑनेस्टली कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास काफी सारे ऑप्शंस तो रहते ही है। यस यस। तो मतलब आप इतना सीए को क्यों एम्फसाइज कर रहे हो? मतलब यस, आई टोल्ड दैट इट गिव्स एक्सपोजर टू अस टू अ वैरायटी, टू अ डाइवर्सिफाइड नॉलेज बेस, दैट्स व्हाई। सर ऑनेस्टली आपका क्या पर्सपेक्टिव है? जैसे प्रेम ने बोला कि सीए बहुत बैलेंस स्टडीज हमें प्रोवाइड करता है, सो आपका क्या इस पे पर्सपेक्टिव है कि व्हाई सीए इज इम्पोर्टेंट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स? As such, I believe that CA should be the minimum basic educational qualification for an commerce student, especially because CA करके आप फाइनेंस के फील्ड में एक्सपर्ट लेवल पे जा सकते हैं। आज इंडिया के अगर हम टॉप 10 कंपनीज की बात करें तो टॉप 10 के सभी कंपनीज के CFO आर our audience will also be surprised to know that all of them are chartered accountants. Oh, lovely. And they are the best in the field of taxation also. They are expert in the field of management also। आज कितनी कंपनीज अगर हम देखेंगे तो जो हेड कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और काफ़ी सारे स्टार्टअप्स भी जो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से स्टार्ट किए हुए हैं, बीट अमन गुप्ता, बीट नमिता थापर, और बहुत सारी विल फाइंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं। सो चार्टर्ड अकाउंटेंसी गिव्स यू अ प्रॉपर ब्लेंड ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स, और आप उसमें फाइनेंस हो जाए, कॉस्टिंग हो जाए, मैनेजमेंट हो जाए, कंपनी लॉ हो जाए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाए, ऑडिटिंग हो जाए, सभी फील्ड्स का बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है। देन इट्स अप टू यू कि आप कौन से पर्टिकुलर फील्ड को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके ऊपर बिल्डअप करते हैं। सो इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेशलाइज फर्दर in your chosen area of interest. Interest, right? Definitely CA opens doors for many opportunities, no doubt.
हाँ, तो वो एक बहुत अच्छा, और इन द कमिंग टाइम्स व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट सिनेरियो है, वो पहले सिर्फ रियल एस्टेट की तरफ होता था, अब उससे काफ़ी ज़्यादा जो है लोग अब स्टॉक मार्केट्स हो जाए, हाँ, डेरिवेटिव्स हो जाए या अदर एसेट क्लासेस हो जाए, जैसे गोल्ड, सिल्वर। सो इन सभी एरियाज़ में कैसे इन्वेस्टमेंट्स में जाना है, सो अभी जैसे इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है कि लोगों को ऐसे एडवाइजरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि लोगों को फाइनेंस मैनेज करने में हेल्प करे। This one is about earning, another is wealth management. So चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आज के दिन में वेल्थ मैनेजमेंट में बहुत अच्छी तरीके से जो है अपने क्लाइंट्स को एडवाइस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बहुत सारे करियर ऑप्शंस चार्टर्ड अकाउंटेंसी ओपन करता है। डेफिनेटली सर, बहुत थिंकिंग अप्रोच में बहुत डिफरेंस आया है, नो डाउट्स। या सो प्रेम, जैसे मैंने अभी आदित्य सर का मतलब पर्सपेक्टिव सुना एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द काइंड ऑफ नॉलेज ही हैज। आई वांट टू नो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि आपको ऐसा क्या डिफरेंस लगा दैट यू चोज ACA। यस, एज यू सॉ सर के जो कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने के तरीका है और जिस एक्सटेंट तक सर ने एनालाइज कर रखा है कॉन्सेप्ट्स को और टॉपिक्स को, दैट इज़ वेरी डीप एंड आई वाज ऑलवेज इन सर्च ऑफ समथिंग लाइक दैट ओनली, कि कोई वो एडवांस पॉइंट्स और वो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई हो रहा है ये सब बताए। सो एंड आई वाज एबल टू कनेक्ट विद सर्स एक्सप्लेनेशंस एंड अदर फैकल्टीज एज वेल, सो दैट्स व्हाई आई जॉइंड सर विद सर। ओके, सो मतलब आपका सर के साथ हमेशा से रेजोनेट हुआ है, लाइक यू एनी टाइम यू हैड एनी डिफरेंस इन थिंकिंग एंड यू थॉट कि नहीं सर का अप्रोच इज बेटर, या यू ऑलवेज रेजोनेटेड विद हिज थिंकिंग? No, rather I got many things from him to learn. ओके So he always helped me to grow more. ओके, सो यू मीन कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने में सर का एक रोल है? Yes, from exam point of view also I can say earlier मैं क्या करता था, जस्ट एग्जाम ओरिएंटेडली थोड़ी तैयारी कर ली थी, मतलब एग्जाम में जितना हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकता है उसके हिसाब से जो तैयारी कर सकता है वो कर लो। बट आफ्टर कनेक्टिंग विद सर, सर टोल्ड अस एंड उन्होंने गाइड किया कि कैसे खाली बुक्स में जो स्टडीज है उनको खाली एग्जाम ओरिएंटेडली नहीं प्रिपेयर करना चाहिए, बल्कि नॉलेज गेन करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। सो दैट वाज द वन मेजर थिंग व्हिच आई लर्न फ्रॉम सर। डेफिनेटली बुकिश नॉलेज तो एक लिमिट तक Yes. रहेगी, बट प्रैक्टिकल नॉलेज इज फॉर एवर। नाइस, आई मीन कुडोज टू यू सर। सो एज आई जस्ट हर्ड प्रेम राइट नाउ, तो मुझे वो क्यूरियोसिटी दिखी प्रेम के अंदर कि यू नो कि मुझे और चीज़ें जाननी है, मुझे डीप नॉलेज चाहिए। सो एज अ टीचर मुझे डेफिनेटली लगता है टीचर्स को इंट्यूशन रहता है कि यार ये बंदा कुछ करेगा, ये मतलब हमारा नेक्स्ट AIR हो सकता है, नेक्स्ट बिग थिंग हो सकता है। सो कभी आप प्रेम को देख के आपको ऐसा लगा कि यू नो ही इज़ द नेक्स्ट AIR? एज सच जब हम पढ़ा रहे होते हैं और स्टूडेंट्स को, सो मेरे लिए वैसे तो सभी स्टूडेंट्स के प्रति मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा करेंगे। और एक बार जब स्टार्ट करते हैं, हम सभी स्टूडेंट्स से 0 लेवल से, बेस से स्टार्ट करते हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स में वही संभावनाएं देखता हूँ सभी। पर अब उसके बाद जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं, उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स जो हैं होमवर्क्स को करना, प्रॉपरली स्टडीज़ को सीरियसली लेना और एक डिसिप्लिन को फॉलो करना, तो वहाँ पर जब वो डिसिप्लिन फॉलो करने लगते हैं जो स्टूडेंट्स, तो फिर वो नज़र में आते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट्स जो है उस लेवल तक जा सकते हैं। सो वो एक थोड़ा सा डिफरेंस जो है ओवर अ नंबर ऑफ डेज जो है आपको फील होता है कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अदरवाइज उन्होंने अपनी 11th-12th में बहुत अच्छा शायद नहीं भी स्कोर किया होगा, लेकिन उनके ऊपर जो उनके मेंटर्स ने इन द कमिंग टाइम्स फेथ रखा, तो उससे भी बहुत ज़्यादा उनमें चेंजेस आए। सो हाँ, ये बात जब अगर हम पर्टिकुलर प्रेम के अगर रेफरेंस से पूछे, तो प्रेम के स्टडीज़ में और जो उसके क्वेश्चनिंग अप्रोच थे, काफ़ी क्वेश्चन जैसे वो जब मैं पढ़ा रहा होता तो कई टॉपिक पे उसको कोई डाउट आता है, सो इमीडिएटली यूज्ड टू आस्क एंड हिज क्वेश्चंस वर वेरी गुड। सो काफ़ी क्वेश्चंस पूछा करता था, तो आई वाज लाइक होपफुल कि हाँ ही इज गेटिंग इनटू द डीप ऑफ द सब्जेक्ट, तो अच्छा परफॉर्म करेगा डेफिनेटली। बट सर अभी आपने क्वेश्चंस की बात की, बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो काफ़ी शाय होते हैं इन आस्किंग क्वेश्चंस, एंड आई थिंक आई वाज वन ऑफ देम इनिशियली। तो आप उनकी तरफ कैसे पर्सनल अटेंशन प्रोवाइड करते हो? इट्स अबाउट कि जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त थोड़ा सा अगर उनके साथ हम फ्रेंडली कनेक्ट होते हैं, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पर हम सवाल पूछेंगे तो नोबडी इज गोइंग टू लाइक स्कोल्ड मी और नोबडी इज गोइंग टू लाइक जज मी। सो थोड़ा सा हमें प्रोवाइड करना होता है स्टूडेंट को कंफर्ट जोन इन द इनिशियल टाइम्स, एंड वो कंफर्ट जोन में वो स्टूडेंट्स फिर अपने आप को ओपन अप कर पाते हैं। एंड मेनी अ टाइम्स हम जैसे अलग से भी सेशंस कुछ कंडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो जो है कि अपने अगर डाउट सॉल्विंग सेशंस हमने रखे हैं, या फिर मैंने बोला हुआ होता है कि आप अगर क्लासेस के बाद भी अलग से ऑफिस में आकर के भी डाउट्स पूछ सके, इफ यू फील कि आप क्लास में डायरेक्टली सबके बीच में एक बार सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, सो यू आर वेलकम इन द ऑफिस, राइट। सो काफ़ी बार जो है अलग अलग तरीके से हम स्टूडेंट्स को मौका देते हैं कि वो ओपन अप हो सके।
ओह दैट्स अ रियली गुड अप्रोच, क्योंकि बहुत सारे अंडरडॉग्स रहते हैं जो पता ही नहीं चलता कि इतना पोटेंशियल है उनमें. या दैट्स अ नाइस अप्रोच आई मस्ट से. सर इसी साल में हमने इतने सारे रैंकर्स देखे आपके यहाँ से. फॉर एग्जाम्पल जनवरी में देयर वाज आदर्श पटेल, सूरत फर्स्ट था वो. मई में वी सॉ गौरांग गोयल, ही वाज सेकंड इन सूरत. नाउ वी हैव प्रेम हियर इन फ्रंट ऑफ अस. तो ऐसा आपको क्या लगता है कि रैंकर्स में अलग होता है फ्रॉम द नॉर्मल स्टूडेंट्स? मतलब कौन सी क्वालिटीज होती है दैट हेल्प देम सेट अपार्ट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स? हाँ, रैंकर्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ वो गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, जिसमें वो अगर अपने टारगेट सेट करते हैं तो अगर थोड़ी बहुत इधर उधर कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़े कुछ फैमिली फंक्शंस को, तो भी अपने टारगेट्स को अचीव करना है. अपनी स्टडीज़ में कंसिस्टेंट रहना है थ्रू आउट द ईयर. ऐसा नहीं करना कि सिर्फ लास्ट 1 मंथ या 2 मंथ्स पढ़ाई करें. अगर आप देखोगे तो बेसिकली जितने भी टॉप अचीव करते हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने शुरुआत से अपनी डिसिप्लिन फॉलो करी होती है. एंड दे आर ऑल्सो पर्टिकुलर अबाउट देयर होमवर्क्स, their tests. They never try to miss any tests. So ये सारी चीज़ें जो है ओवरऑल जो है कि उनके रैंक लाने के लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं. सो दैट इज व्हाट सेट देम अपार्ट. डेफिनेटली सर, आई अग्री विद इट, क्योंकि मैंने देखा है एक दिन कोई पढ़ रहा है, नेक्स्ट डे दे विल टेक अ ब्रेक, लाइक तो वो हाँ. चीज तो नहीं चलेगी. हाँ, मतलब यू हैव टू वर्क एटलीस्ट 6 days आउट ऑफ 7 कंसिस्टेंटली. अगर 7th डे थोड़ा अप डाउन है लेकिन फिर भी पढ़ाई तो करनी है. फुल डे ऑफ स्टडी से तो नहीं लेना चाहिए. डेफिनेटली एक ही गोल पे मतलब फोकस रखो एंड यू आर गोना बी द किंग ऑफ दैट प्लेस. डेफिनेटली या. सो प्रेम, नाउ आई रियली वांट टू नो इन डीप कि आपने कैसे पढ़ा, मतलब आपकी क्या रूटीन रहता था पूरे दिन का. आर वाइज बताइए, सब्जेक्ट वाइज, जैसे आपको बताना है प्लीज बताइए. ओके सो सिंपल था, मतलब इतना कोई टेक्निकल नहीं रखता था मैं. जस्ट आई डू नॉट सेट अप एनी टाइम लिमिट फॉर माई स्टडीज. लाइक आई डू नॉट प्लान माई स्टडीज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स. आई जस्ट सेट अ पर्टिकुलर गोल कि इतना पोर्शन इतने टाइम में कंप्लीट करना. लाइक बाय जून एंड और जुलाई एंड वॉट एवर आई हैव टू कंप्लीट दिस मच चैप्टर्स और पोर्शन. तो उसको फिर मैं वीकली और डे वाइज ब्रेक कर देता था. और सोने से पहले अगले दिन का सोच लिया कि कल इतना तो करना ही है बेयर मिनिमम, ताकि कोर्स कंप्लीट हो जाए एक बार. सो दैट वाज माय स्ट्रेटेजी. सो एक बार आप सब्जेक्ट वाइज बताइए कि आप एक साथ एक सब्जेक्ट पढ़ना प्रेफर करते थे या एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट? ओके सो फॉर दैट एट फाउंडेशन लेवल 4 ही सब्जेक्ट्स है तो ज़्यादा लोड नहीं आता है. तो मैं एक बार में एक सब्जेक्ट पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करता था. मतलब लाइक फुल डे भी अगर एक सब्जेक्ट हो जाए तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि उसी में ज़्यादा अच्छे से डीप चले जाओ, उसका कवरेज भी कर लो, क्वालिटी भी हो जाए, क्वांटिटी भी हो जाए एक ही सब्जेक्ट में फुल डे. तो मैं ज़्यादा प्रीफर करता था. ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो 2 सब्जेक्ट, और मैं 3 सब्जेक्ट तो फाउंडेशन लेवल पर तो एक भी दिन नहीं पढ़ा था एक साथ 3 सब्जेक्ट. सो प्रेम, आप मुझे बताइए आप एवरेज मतलब कितने आवर्स पढ़ते ही थे डेली? So as I said कि I do not time my study hours, but इनिशियली जो लेक्चर्स देखते थे, लेक्चर्स के बाद लेक्चर्स अटेंड करने के बाद चीज़ समझ ली, उस पर ज़्यादा फोकस करते थे कि पहले चीज़ को समझे फिर सेल्फ स्टडी पर टाइम दे. तो शुरुआत में कुछ 3 to 4 आवर्स रहता था ज़्यादा से ज़्यादा. और लेटर जब एग्ज़ाम पास में आई, नियर बाय आया, तो उसमें सेल्फ स्टडी और प्रिपरेशन ज़्यादा हेल्प करता है, और उसमें PYQs, RTP, MTPs वगैरह ज़्यादा सॉल्व करने पड़ते हैं. तो उस केस में 6 to 7 आवर्स हो जाता था दिन में से. आई एम टेलिंग अबाउट दिस रफली. Okay, तो 3 to 4 hours apart from your Yes, tuition yes. hours, Oh, right? yes. After attending, Okay. understanding the lectures, understanding the explanations, content, that all. So basically आप study goals बनाते थे subject wise के इतने इतने chapters इस Yes. टाइम में हो जाने चाहिए. Yes. Then I divide it in weekly or day wise. That's it. Correct. That's nice approach. Yeah. So honestly, प्रेम, मेरा AIR तो नहीं आया, लेकिन I also cleared in first attempt all the 3 levels. तो मैं तो रिविजन के टाइम पे ना ऐसे पॉइंटर्स जैसे बना लेती थी, एंड आई मेड श्योर कि मैं एटलीस्ट 2 या 3 रिविजन्स तो करूँ. सो मुझे जानना है आपकी रिविजन स्ट्रैटेजी क्या थी? यस, तो सेमली मेरा भी 2 to 3 रिविजन्स हर सब्जेक्ट में हो जाया करता था. और रिविजन्स के बिना फिर चीज़ें रिटेन नहीं रह पाती अच्छे से एग्जाम के लिए. तो स्पेसिफिकली बिजनेस लॉ सब्जेक्ट था जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स थे थोड़े, और उनको याद रख पाना, रिटेन रख पाना रिविजन्स के बिना थोड़ा मुश्किल था. सो उसमें 2 to 3 रिविजन्स अच्छे से मैंने किए थे बिजनेस लॉ में, और बाकी सब्जेक्ट में भी मैंने 2 to 3 रिविजन्स तो करे ही थे. सो और QA है जैसे वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट था, बट फिर भी उसमें भी 2 रिविजन्स तो लगेंगे. बाकी जनरल स्टूडेंट्स के लिए भी उसमें अच्छे से 3 रिविजन्स तो लगेंगे टू स्कोर मच हायर. उसमें बहुत ट्रिक्स है, बहुत कॉन्सेप्ट्स है कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो उस सब्जेक्ट में. यस.
सो आपका कोई ऐसे रिवीजन स्ट्रैटेजी थी कि मुझे ना पॉइंटर्स बना के जाना है, या फिर आपने नोट्स बना लिए थे, मतलब व्हाट डिड यू डू? क्योंकि पूरा सिलेबस वापस रीरीड करना, मतलब Yes, बिजनेस लॉ या कुछ भी, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो 3 बार रिवाइज हो सके. यस यस तो So, उसमें नोट्स बनाने में थोड़ा कम बिलीव करता था, क्योंकि उसमें टाइम टेकिंग हो जाता था वो। बाकी ठीक है, अगर कोई, इट डिपेंड, इज अ सब्जेक्टिव मैटर एंड डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि उसको क्या कंफर्टेबल है। व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं आईसीआई स्टडी मटेरियल को ही फॉर्मेट कर लेता था यूजिंग कलरफुल हाइलाइटर्स और फ्लो चार्ट्स बना के। तो उससे क्या है, विजुअल मेमोरी क्रिएट होती थी, और वो मार्किंग्स जो करी हुई होती है वही रिवीजन के टाइम काम आती है। एग्जाम्पल की अकाउंट्स है, जैसे अकाउंटेंसी में आप पूरा एक सम वापस से रिवाइज नहीं कर सकते हो, उसमें आप दो एडजस्टमेंट आपको नहीं आया तो खाली उसी को मार्क कर लिया, और उसमें कौन सा पॉइंट नहीं आया बस उसी को मार्क कर लिया, ताकि वो पूरा सम वापस से नहीं करना पड़े, और वो मार्किंग्स ही काम आती है रिवीजन में। सो जनरली स्टूडेंट्स एंड अप रिवाइजिंग द होल सिलेबस, तो वो चीज़ नहीं कर सकते हम, तो उसके लिए हमें पहले से ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है। यस, तो 2 to 3 रिविजन्स पर्सन मस्ट डू, और उस रिवीजन को प्रिपेयर करने के लिए पहले रिवीजन प्रिपेयर करना पड़ता है कि हम कैसे करेंगे, उसके लिए फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है थोड़ी सब्जेक्ट की। वो तो आप फर्स्ट टाइम रीडिंग में ही करते होगे कि आपने अलग से टाइम निकाला उसके हाँ लिए? नहीं, इसके लिए क्या करता था, पहले तो कॉन्सेप्ट, पहले तो जब नई चीज़ है तो पहले समझ लेते थे, समझ के थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, फिर हमें थोड़ा सा सेकंड या फर्स्ट स्टेज पार करके मतलब एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचते हैं कि अब मेरे को ये चीज़ समझ आ गया, मेरे को एग्जाम ओरिएंटेडली प्रिपेयर करना है। जब वो स्टेज पर आते थे चीज़ समझ के, जब हम एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपेयर कर रहे हैं, उस स्टेज पर हमें ये वर्क करना होता है कि अब इसमें से क्या चीज़ मेरे को रिवीजन में ले लेनी है। Perfect. Got it. So, Prem, please tell me, were you on Instagram or WhatsApp or any other social media platform? And if yes, तो आपने कैसे अपना टाइम वेस्ट होने से बचाया? तो मेरा कोई ऐसा अकाउंट नहीं है कोई भी इंस्टाग्राम, ट्विटर या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और आई बिलीव कि ऐसे एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करेंगे तो ठीक है लिमिटेड यूज में, पर वो डाउनलोड करते ही वी विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल देम, रादर दे विल कंट्रोल अस। इसलिए सो आई डू नॉट डाउनलोडेड देम एनी टाइम टिल नाउ। यस। So, मैं recently एक सेमिनार में गई थी, so a guy also told this thing कि I don't use Instagram, Instagram is using me. So Yes, yes. that's the scenario with everyone. Sir, आपका क्या मतलब इसमें पर्सपेक्टिव है कि बच्चों को सब सोशल मीडिया बंद कर देना चाहिए, या they can follow a balanced approach if they can? व्हाट आई बिलीव इज कि देखिए, सोशल मीडिया जहाँ तक कंट्रोल की बात है, वही चीज़ है कि जब तक हम उसे कंट्रोल कर सके इट्स गुड। अगर वो हमें कंट्रोल करने लग रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है, यू शुड मतलब इमीडिएटली अनइंस्टॉल इट। और सोशल मीडिया का बेसिक पर्पस क्या है कि चलो हम अपने थोड़े फ्रेंड से कनेक्ट हो गए, ठीक है, थोड़े अगर फैमिली मेंबर्स या कजिन से कनेक्ट हो गए, लेकिन आपकी जो डेली लाइफ है उसमें हर रोज इतना कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है। यू कैन डू मतलब 3 से 4 दिन में कभी एक बार थोड़ा बहुत उसको देख लिया, वो भी थोड़ा डिसिप्लिन में, हाफ एन आवर टू मतलब 20 मिनट्स इज सफिशिएंट, ठीक है। उसमें अगर ज़्यादा टाइम देने लग गए तो फिर वो अल्टीमेटली इट्स नॉट गोइंग टू ऐड एनी वैल्यू टू योर लाइफ, राइट। सो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो इंस्टॉल करके रखिए, और अगर कंट्रोल नहीं कर सकते इमीडिएटली अनइंस्टॉल। तो सर मेरे साथ ही ऑनेस्टली ये होता था कि आई यूज्ड टू थिंक द सेम कि मैं सिर्फ 30 मिनट स्क्रॉल करूंगी, बट वो 30 मिनट्स का 1 आवर 30 मिनट हो गया, मुझे भी पता नहीं चला। सो आई ऑल्सो डिड द सेम थिंग, आई डीएक्टिवेटेड, अनइंस्टॉल। एंड ऑनेस्टली मैं तो सीए फाइनल्स के टाइम पे खाली 2 ही फ्रेंड से टच में थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी इफ यू आर गॉसिपिंग और वेस्टिंग टाइम, तो दैट इज नॉट गोना हेल्प। हाँ, वो आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट कर देता है, देन एट द एंड ऑफ द डे जो आपको लगता है कि आप गोल अचीव नहीं कर पाए, जितना टारगेट सेट नहीं किया, तो डिमोटिवेट कर देता है। या राइट। सो इट्स फाइन कि आप अपने टारगेट को जैसे जैसे अचीव करते जाएंगे डेली बेसिस पे, वो आपका मोटिवेशन लेवल मेंटेन करेगा और आपको बूस्ट अप करेगा। सो उसके लिए आपको डेली के छोटे छोटे जो अपने डिसिप्लिन है उसको तो मेंटेन करने पड़ेंगे। या डेफिनेटली, आई ऑल्सो बिलीव कि चेज हार्ड डोपामिन, ये तो बहुत इजी डोपामिन है सोशल मीडिया। हाँ, करेक्ट। या ठीक है, एज एन AIR अभी अचीवर, तो आपको क्या लगता है मॉक टेस्ट कितने हेल्पफुल होते हैं मतलब प्रिपरेशन के लिए? मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सीए एग्जाम्स में, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी तक तो कोई और जैसे 12th तक स्कूल एग्जाम्स हो गई तो उसमें मॉक का इतना नीड नहीं रहता है, पर सीए एग्जाम्स में जो पेपर आता है इट्स वेरी चैलेंजिंग। सो वी नीड टू कोप अप कि वो डायरेक्टली एग्जाम एनवायरनमेंट में कैसा आएगा, कैसा पेपर है, हम ऑड ना फील हो सेंटर पर जाके, तो उसके लिए हमें एक मॉक टेस्ट ज़रूर अपेयर करना चाहिए। और यहाँ पर एट ACA पूरा स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सिस्टम था, मतलब हाउ इट वाज लाइक दैट कि पहले चैप्टर वाइज टेस्ट होते थे, तो 3 स्टेजेस में टेस्ट होते थे। एक फर्स्ट चैप्टर वाइज टेस्ट होते थे, तो उसमें जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट किया वैसे वैसे टेस्ट देते जाओ।
तो वो चैप्टर वाइज टेस्ट देने पर एक सेंस ऑफ कंप्लीशन फील होता था कि हाँ एक चैप्टर उसका टेस्ट भी दे दिया, तो हमने कवरेज किया और सारे पॉइंट्स को अच्छे से कवर किया। और उसके बाद जब हम रिवीजन फेज में आते थे तो ग्रुप टेस्ट होते थे कि थोड़े थोड़े चंक्स ऑफ पोर्शंस या चंक्स ऑफ चैप्टर्स के थोड़े टेस्ट ले लिए, तो उससे और क्लैरिटी बनती थी कि एक ग्रुप को हमने कंबाइन कर दिया। और लास्ट में एक फुल मॉक भी हुआ होता था, तो फुल मॉक देने पर भी और ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था। सो आई रिमेंबर कि बिजनेस लॉ में मैंने एटलीस्ट बिजनेस लॉ में मैंने 2 फुल मॉक टेस्ट दिए थे, और आई कैन डेफिनेटली से दैट इफ आई हैड नॉट गिवन दैट मॉक टेस्ट आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू कंप्लीट माय एक्चुअल आईसीआई पेपर। So that was the importance of mock test in my. एनीवेज, आपकी फैमिली का इस जर्नी में कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है? yes, तो डेफिनेटली फैमिली का सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फैमिली ने भी पूरा ड्यूरिंग ऑल माई प्रिपरेशन उन्होंने सपोर्ट किया। दे प्रोवाइडेड मी विथ ऑल द एसेंशियल्स जो भी नीडेड थे, और वो इंश्योर करते थे कि मतलब मैं मेरी पढ़ाई में कहीं भी पीछे नहीं छूटूँ। सो दैट वाज अ मेजर हेल्प। सो या या डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट मीन्स एवरीथिंग फॉर अ सीए स्टूडेंट। सर, मुझे आपसे पूछना था कि आपके हिसाब से जो बच्चे सीए अटेम्प्ट्स में लूप्स में फंसे रहते हैं, मतलब अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट एंड लाइक 9-10 अटेम्प्ट्स हो जाते हैं, आई मीन क्यों ऐसा होता है? उनकी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक आपने जो देखी है या कॉमन मिस्टेक क्या है? इसमें क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स अपेयर करते हैं तो वो फुल्ली प्रिपेयर होकर अपेयर नहीं करते, हाफ बेक प्रिपरेशन जिसको हम कह सकते हैं। अगर हाफ बेक प्रिपरेशन में हम चाहेंगे और हम सोचेंगे कि चलो हमें 60 स्कोर कर लेना है कैसे करके, बस इतना ही आ जाए तो काफ़ी रहेगा, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। और हम पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते। जैसे कि अगर ये एग्ज़ाम दी है उसके बाद अभी तो रादर जो 4-4 महीने में एग्ज़ाम हो गई, तो ये थोड़ा नेगेटिव साइड है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। जो सर, आपके हिसाब से कुछ ऐसा है कि ज़्यादा पढ़ना या लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी इज इक्वल टू गुड स्टडी? मतलब आपको ऐसा कुछ लगता है कि ज़्यादा ही पढ़ना चाहिए? अगर इनिशियल स्टेजेस पे अगर देखा जाए तो जब स्टूडेंट्स सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा वेल वर्स नहीं होते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा उसको रीड करने में टाइम देने से उसमें माइंड हम जो है कि इन्वॉल्व हो जाता है, सब्जेक्ट्स से अच्छे से फैमिलियर हो जाते हैं। तो उस समय बेसिकली बाय माय नेचर मैं आवर्स ऑफ स्टडीज़ नहीं देखता हूँ। मैं ये फोकस करता हूँ कि जो सब्जेक्ट को मुझे समझना है, पढ़ना है, उसको मैं कितना अच्छे से समझ पाया, उसके डेप्थ के सारे कॉन्सेप्ट समझ पाया कि नहीं समझ पाया। अगर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि एक ही पॉइंट के पीछे मैं 1 घंटा भी निकाल रहा हूँ, उसको आगे पीछे इधर उधर किससे पूछ रहा हूँ, किससे डिस्कस कर रहा हूँ, अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो जब तक वो पॉइंट क्लियर नहीं हो जाता तब तक थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और फिर जब आपने सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे से फैमिलियर हो गए हैं, पढ़ लिया है काफ़ी कुछ, फिर उसके बाद जो है रिविजन्स में ऑलरेडी आपके टाइम कम लगते हैं। सो बेसिकली मैं खुद जो है कि आवर्स गिनता तो कम हूँ, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ में आने लगता है, तो बाई नेचुरली आपको टाइम कम लगेगा। आप देखो कि जो स्टूडेंट मैथ्स में अच्छे हैं तो वो मैथ्स के सम जल्दी जल्दी खत्म करके निकल जाते हैं, उनको उतना पढ़ने में टाइम नहीं लगता है। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स इन माय करियर जिन्होंने ओवरऑल अपनी पढ़ाई में आवर्स कम दिए होते हैं। द रीजन भी कि जब वो पढ़ने वाले होते हैं, जब पढ़ रहे होते हैं, जैसे टॉपिक सामने आता है, उनको उस टॉपिक के सारे डेप्थ दिमाग में ऑलरेडी आ चुके होते हैं, तो फटाफट उसको रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। सो आवर्स से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उस सब्जेक्ट में आप कितना अच्छा समझ पाए हैं। या आई मीन क्वालिटी तभी अचीव होगी जब आपने ऑलरेडी क्वांटिटी दे रखा है टाइम। हाँ, और वो इनिशियल टाइम पे आपको उसके साथ सब्जेक्ट के साथ फैमिलियर होना है, उसके साथ जो है अपनी दोस्ती बनानी है। सो प्रेम, अभी जैसे सर बात कर रहे थे फेमिलियरिटी विद सब्जेक्ट, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट आपको उससे थोड़ा सा डर लग गया कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है या ये थोड़ा वीक है मेरा, सो आपने उसको कैसे टैकल किया? यस, तो बिजनेस लॉ सब्जेक्ट था, उसमें थोड़ा सा तो शुरुआत से डर लग रहा था कि हम सुनते आ रहे थे कि इसमें पास होना भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, और इसकी लैंग्वेज भी जब खोली थी, पढ़ी थी, तो यस इट वाज समथिंग चैलेंजिंग एंड वो टाइम डिमांड कर रहा था वो चीज़। तो आई नो कि इसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो यस, तो उसको भी फैमिलियर बनाने के लिए वी हैव टू पुट इन आवर्स इन दैट सब्जेक्ट, ताकि उसमें भी इंटरेस्ट डेवलप हो। लाइक इट वाज चारों में से कंपैरेटिवली देखा जाए तो इट वाज अ सब्जेक्ट कि जिसमें थोड़ा सा बोर होगा और ऐसा होगा, पर वी हैव टू डेवलप इट टू द लेवल कि हमें उसमें भी इंटरेस्ट डेवलप हो। सो आई कैन से कि लास्ट रिवीजन तक मेरे को उस सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया था कि मैं उसको इंटरेस्ट से पढ़ रहा था, कि मतलब रिवीजन करने का मन कर रहा था कि एक और बार पूरा रिवीजन घुमा लेते हैं। तो जितनी चीज़ पक्की होती जाती है उतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। सर, मेरे को आपसे जानना है कि आपके एसीए की फिलॉसफी क्या है? लाइक
क्या आपके बेसिक्स है जिस पे आप स्टैंडिंग है। पहले कोई भी टॉपिक को जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका बैकग्राउंड है, वो हम स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना बिलीव करते हैं कि अगर उस कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कोई चीज़ पढ़े तो उसके पीछे कुछ रियल लाइफ में उसकी यूजेज होगी, तभी हम उसको पढ़ रहे हैं। तो उसके रियल लाइफ के पीछे के रीजंस क्या हैं, तो उस चीज़ों को हम पहले स्टूडेंट्स को अच्छे समझाते हैं, पहले उस टॉपिक से स्टूडेंट्स को कनेक्ट करवाते हैं। फिर मैं ये मानता हूँ कि स्टडीज जो है वो 3 से 4 स्टेजेस में जाती है। पहला होता है फैमिलियरिटी विद द सब्जेक्ट, रीजन बिहाइंड दैट सब्जेक्ट, रीजन बिहाइंड दैट टॉपिक, उसको अच्छे से समझना। उसका सेकंड स्टेज आता है, उससे रिलेटेड टेक्निकल पॉइंट्स आते हैं, तो उन टेक्निकल पॉइंट्स को समझना। जैसे कोई आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम के लिए ज़्यादा अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। पहले तो चैप्टर का आपने बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ लिया ओवरऑल, लेकिन उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स को सेकंड लेवल पे अच्छे से उसको अच्छे समझना। थर्ड आता है कि उसको हम लिख करके प्रैक्टिस करें, अगर प्रैक्टिकल्स है या अगर थियोरी है तो थियोरी में काफ़ी स्टूडेंट्स अभी ये करते हैं कि वो थियोरीज को ऊपर ऊपर से याद कर लेते हैं, थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उसको लिख करके प्रैक्टिस करें। एंड द फोर्थ स्टेज इज कि उसको मॉक टेस्ट दें और उसको टेस्ट दे करके उसको फिनिशिंग एज दे दें। सो स्टडीज जो है वो एक साथ में पूरी खत्म नहीं होती। पहले आप सब्जेक्ट को समझते हैं, फिर उसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स को कवर अप करते हैं, फिर लिख के प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करते हैं, फिर एग्जाम्स दे करके टेस्ट दे करके यू टेस्ट कि हाँ उस लेवल तक हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो हम अपने क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स को इन सभी स्टेजेस से लेकर के मैं ये बिलीव करता हूँ कि स्टडीज क्लास में शुरू होती है पर स्टडीज एंड एट योर होम। आप क्लास में पढ़ना शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं, मेंटर आर हेल्पिंग यू टू गो थ्रू दैट टॉपिक, मेक यू फैमिलियर विद द सब्जेक्ट, बट इट्स नॉट लाइक कि मेंटर आपके लिए पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई आपको अपने लिए करनी पड़ेगी। ठीक है, सो आपको जब एक लाइट मिल जाती है, रास्ता दिख रहा होता है, फिर रास्ते पे आप चलना शुरू करते हैं। मेंटर का रोल होता है कि आपको लाइट शो करें, सो देन यू हैव टू वॉक, यू हैव टू रन, हाउ फार यू रन, हाउ फास्ट यू रन, इट्स अप टू यू। Yes, definitely. डेफिनेटली, मतलब अगर बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा भी ट्विस्टेड क्वेश्चन आ गया तो पेपर में फंबल हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी बिलीव इज कि जब मैं बेसिक्स पढ़ा रहा होता हूँ तब कोई भी सिली सा भी क्वेश्चन आता है ना, आई वेलकम दैट क्वेश्चन, क्योंकि वो सिली से क्वेश्चंस भी स्टूडेंट को कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं आएगी इसलिए उसने पूछा होगा। तो उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर अगर करता हूँ मैं, मान लीजिए अगर किसी एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने सिली क्वेश्चन पूछा पर वही सिली क्वेश्चन क्लास में और 10 लोगों के माइंड में चल रहा था, पर उसके पूछने से फिर मुझे मौका मिलेगा कि सबके लिए वो क्वेश्चन को मैं क्लैरिफाई कर सकूँ। सो आई मोस्टली जो है स्टूडेंट्स मुझे इस चीज़ के लिए कहते हैं कि सर हम यहाँ पर जो ना पिछले 4 महीने में इतने सवाल पूछ पाए जो कि हमने पिछले 2 साल में शायद 11th-12th में अपने स्कूल टीचर्स को या ट्यूशन टीचर्स को भी शायद नहीं पूछा होगा। बेसिक्स क्लियर करना इज आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल थिंग फॉर सीए एग्जाम्स। सो प्रेम, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, मुझे जानना है कि आपने कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए, आईसीआई बुक से पढ़ाई की या एक्स्ट्रा कुछ मॉड्यूल्स रेफर किए, क्या आपने कैसे प्रिपेयर किया? So as you are also CA, you must know that कि ICI study material से ही पढ़ना होगा. I stick to ICI study material. Completely relied on that only because उसके अलावा कोई भी स्टडी मटेरियल हम रिफर करेंगे तो जो सजेस्टेड आंसर बनता है वो ICI स्टडी मटेरियल से ही बनता है. So other material will not be that much reliable for exam point of view. तो मैं तो वही स्टडी मटेरियल से ही पढ़ता था और आदित्य सर बिजनेस लॉ में नोट्स प्रोवाइड किए थे. दैट वाज समथिंग कि मटेरियल को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करी हुई थी, पॉइंटर्स पैराग्राफ्स को पॉइंट्स में कन्वर्ट किया था, फ्लो चार्ट्स में कन्वर्ट किया था, जस्ट टू मेक इट इजी टू रिमेंबर फॉर द स्टूडेंट्स. तो वो चीज़ थोड़ी हेल्प करी थी. रेस्ट वन शुड स्टडी only from ICI study material only, stick to that only. Yes, मतलब दैट इज इनफ, क्योंकि मतलब बहुत सारे बच्चों को होता है ना कि हमें ये बुक मंगवाई, तो मुझे तो बहुत फोमो हो जाता था yes, yes. कि मेरी कोई प्रिपरेशन कम तो नहीं हो रही है, क्योंकि मैं भी सिर्फ आईसीआई बुक्स को ही पढ़ के गई थी. yes, yes. नहीं, ऐसा नहीं है कि ज्यादा बुक्स पढ़ने से ज्यादा मार्क्स आएंगे, एक ही बुक को ज्यादा बार पढ़ने से मार्क्स आएंगे, ऐसा है. सो आईसीआई स्टडी मटेरियल को पढ़ना है, प्लस अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आईसीआई के क्वेश्चंस जो होते हैं, पीवाईक्यूज, आरटीपी, एमटीपी, उनके लिए कोई रिसोर्सेज हो जो जिसमें आईसीआई के क्वेश्चंस हो और उसी के आंसर हो तो उसको रिफर कर सकते हैं. तो आदित्य सर ने हमको उसका कंपाइलेशन दिया था, पीवाईक्यूज, आरटीपी, एमटीपीज का, दे कंटेन्ड आईसीआई आंसर्स ओनली. सो स्टूडेंट समझ पाएगा कि आईसीआई एक्सपेक्ट क्या करती है, सो वो बहुत हेल्पफुल होता है. यस. तो आपने कितने साल के आरटीपीज, एमटीपीज या फिर पास्ट पेपर्स कितने साल के मतलब सॉल्व किए थे, कि मतलब क्या किया था आपने? तो सर ने जो कंपाइलेशन दिया था उसमें 2018 से पीवाईक्यूज कवर्ड थे. तो चैप्टर वाइज दिए थे वो भी. उसमें भी क्या होता है कि पूरा सिलेबस कवर करके आरटीपी, एमटीपी नहीं करना होता है, क्योंकि चैप्टर वाइज हम देखेंगे तो चैप्टर वाइज आईसीआई ने क्या पूछ रखा है हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो चैप्टर वाइज कंपाइलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रिपेयर करना, क्योंकि एंड पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद
एंड में क्या होगा कि फुल आरटीपी फुल एमटीपी वो तो फिर मॉक आप लिख रहे हो, फुल मॉक लिख रहे हो, तो दैट इज समथिंग एल्स। बट पॉइंट्स कवरेज करने के लिए, पोर्शन कवर करने के लिए आईसीआई ने क्या पूछा, तो चैप्टर के साथ साथ में साइमल्टेनियसली वी हैव टू कवर दैट। तो उसके लिए वो कंपाइलेशन चैप्टर वाइज ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट रिसोर्सेज अगर कहीं से मिल जाए तो सर ने हमें प्रोवाइड किया था, तो वो बहुत हेल्पफुल था। या आई मीन आई कैन रियलाइज नाउ कि उससे कितना क्लियरली पता चल जाता है Yes, कि ये yes, yes. चैप्टर के कितने क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या ये दिस इज लाइक Yes. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको स्किप नहीं कर सकते. Yes, but one more thing कि ABC analysis at foundation level a student should not do, क्योंकि कोर्स इतना बड़ा कोर्स जो है वो इतना लंबा नहीं है कि उसमें ABC एनालिसिस किया जाए। तो उसमें हमें जितना हो सके फुल कोर्स ही कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि आईसीआई कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकती है। फिर भी अगर थोड़े कैटेगराइजेशन करना है तो कर सकते हैं, पर एग्जाम के लिए पूरा ही पढ़ना चाहिए। प्रेम, जैसे फाउंडेशन लेवल पे तो खाली 4 ही सब्जेक्ट है, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी सब्जेक्ट वाइज? अकाउंटेंसी, बिजनेस लॉ, क्यूए एंड इकोनॉमिक्स। तो सब्जेक्ट वाइज मैंने कैसे प्रिपरेशन करी थी, तो अकाउंटेंसी में कैसा फ्लो था कि अकाउंटिंग में पहले सर कॉन्सेप्ट समझा देते थे कि ऐसे ऐसे करना है। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स 11th-12th वाले ही थे, और ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है सब में कि 11th-12th करके अकाउंट्स तो ही रहा है, अकाउंट्स के पता डायरेक्ट देने चल जाते थे लोग। तो उस केस में पास होना मुश्किल है, हो सकता है पर डिपेंड करता है, पर मुश्किल है पास होना, क्योंकि आईसीआई स्टडी मटेरियल आपने सम सॉल्व नहीं किए, सीए ओरिएंटेडली आपने उस अकाउंटेंसी को पढ़ा नहीं, तो खाली 11th-12th के बेसिस पर आप पढ़ के नहीं जा सकते एग्जाम में। तो उसके 11th-12th के कॉन्सेप्ट जो है उसको पहले तो अगर वो भी अच्छे से नहीं समझे तो पहले उनको भी पक्का करना चाहिए। तो सर वो भी समझाते थे एकदम अच्छी तरीके से, और उसके अलावा जो अदर कॉन्सेप्ट्स थे उनको भी अच्छे से बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करते थे सर। और उसके बाद हम सबसे पहले आईसीआई की स्टडी मटेरियल में जितने भी समझो उसको अच्छे से गो थ्रू करना, उसको अच्छे से सॉल्व करना। प्राइमरी फर्स्ट स्टेप यही होता था कि सबसे पहले आईसीआई मटेरियल को कवर करो, क्योंकि जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनता है वो उससे बाहर मोस्ट प्रोबेबली नहीं जाता है। बाकी कोई एक्सेप्शनल केस में जाए तो हो भी सकता है। सो पहले उसको अच्छे से कवर कर लिया, और उसमें हमने मार्किंग जो हम करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक सम कर रहे हैं। हमें एट लास्ट ये दिमाग में रखना है कि वी आर नॉट प्रिपेयरिंग अ सब्जेक्ट फॉर अ बस नॉर्मल एग्जाम, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 1.5 डेज प्रिपरेशन, क्योंकि हमें 1.5 डेज में प्रिपेयर करना है। अकाउंटेंसी में तो ठीक है फर्स्ट एग्जाम है, बट फिर भी जितना कम टाइम में हो सके रिवीजन को क्रिस्प कर सके, सब्जेक्ट को क्रिस्प छोटा बना सके, उतना बनाना चाहिए। और उसमें अकाउंटेंसी में क्या कैसे हो सकता है कि मार्किंग जो हम कर सकते हैं सम वाइज, कि हमें ये एडजस्टमेंट पर्टिकुलर नहीं आया उस समय, तो हमने खाली वो एडजस्टमेंट को हाईलाइट कर लिया, मार्क कर लिया, अपने वर्डिंग्स में वो कुछ न्यूमोनिक्स बना लिए या कुछ ऐसी चीज बना ली कि समझ आ जाए कि इसमें ये चीज मेरे को नहीं आई थी। एंड मॉक टेस्ट याद करें तो मैंने 2 मॉक टेस्ट दिए थे फुल, और चैप्टर वाइज तो सारे टेस्ट दिए थे अकाउंटेंसी में भी। यस, देन बिजनेस लॉ की अगर बात करें तो बिजनेस लॉ में थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू रहता था, क्योंकि वो न्यू सब्जेक्ट था। तो उसमें एक्चुअल लॉ कैसे इंटरप्रेट करना है, उसको कैसे याद करें, तो उसको सबसे पहले समझना पड़ता था। तो सर कई बार क्लासेस में बैरेक्ट से पढ़वाते थे, कई बार तो बैरेक्ट से भी पढ़ते थे, तो अच्छे से एक लॉ का फ्लो समझ आता था। क्योंकि द पर्पज इज नॉट जस्ट टू क्लियर वन एग्जाम, क्योंकि अभी तो आगे जाके बहुत और भी एग्जाम्स देनी है, और सीए बनने के बाद भी हमें एक अपडेटेड आदमी बनना है। सो फॉर दैट हमें वो लर्न करना पड़ेगा कि लॉ को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, ना कि कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए हमने सीख लिया। तो सर उस चीज को की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते थे कि लॉ को इंटरप्रेट कैसे करें। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, लॉ को याद करना है कि स्पेसिफिक केस है, नहीं यार थोड़ा बहुत अपने वर्ड्स में लिख सकता है, बट स्ट्रिक्टली आईसीआई के कीवर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। और खास करके आई लाइक टू ऐड कि एग्जाम में आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, 3 घंटे में आपको 100 मार्क का जो लिखना होता है, तो आपकी जो राइटिंग है वो पॉइंट टू पॉइंट जानी चाहिए। इधर उधर की बातें लिखेंगे तो आपको पॉइंट मेन जो है वो लिखने का टाइम नहीं मिलेगा। सो यू शुड बी गोइंग पॉइंट टू पॉइंट, एंड ऑल्सो उसमें कीवर्ड्स आपके मिस ना हो, जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस वो सबसे पहले सारे आने चाहिए। आंसर स्टडी मटेरियल में आपको पैराग्राफ्स में सारे केसेस दिए गए हैं या सारी जो स्टडीज दी गई है, उसको अगर आपके नोट्स आपके पास कोई ऐसे जो पॉइंट्स में कन्वर्ट किए हुए हैं तो उसको पॉइंट्स में याद करें, पॉइंट्स में लिखें, ठीक है। वो बहुत जरूरी रहेगा। अगर आपके पास ऐसा कोई नोट्स नहीं तो आपके अपने खुद के नोट्स बनाएं, और पॉइंट टू पॉइंट जाएं। स्टडी मटेरियल से इधर उधर की एक्स्ट्रा बातें ना लिखें, कोई मार्क्स उसमें नहीं मिलने वाला है, और स्टडी मटेरियल के पॉइंट्स मिस ना करें।
तो वो बहुत ज़रूरी रहेगा। और एग्जाम में प्रोविजन जैसे केस स्टडीज भी आते हैं और डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस तो पॉइंट पॉइंट पूरा लिख दिया, ठीक है। केस स्टडीज को अटेम्प्ट करने के लिए उसमें ये ज़रूरी कि पहले प्रोविजंस को हम अच्छे से एक्सप्लेन करें, उसे पॉइंट टू पॉइंट जाए, और उसके बाद फैक्ट्स लिखते हैं। कई बार कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फैक्ट्स बहुत लंबे लंबे लिखने लग जाते हैं, पूरा क्वेश्चन ही कॉपी कर लेते हैं। आपको फैक्ट्स जो है, अगर 7 मार्क्स का भी क्वेश्चन है ना, तो फैक्ट्स 1 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होगा। तो फैक्ट्स आपको 3 से 4 लाइन के अंदर अंदर फिनिश अप करना है, मेन उसका क्रक्स लेकर के मेन पॉइंट्स लिखे। उसके बाद पहले तो प्रोविजंस अच्छे से पॉइंट सारे लिख लिए, उसके बाद फैक्ट्स लिखा, उसके बाद कंक्लूजन 2 से 3 लाइन में अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। सो उसकी थोड़े बहुत आपको केस स्टडीज सॉल्व करने चाहिए। आईसीआई के जो पहले के सॉल्व किए हुए केस स्टडीज उनको भी आप देखें, तो आप आईसीआई के सभी सोल्यूशंस को आप चेक करोगे तो उन्होंने सबसे पहले प्रोविजंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया। फैक्ट्स को उन्होंने 2 लाइन में ही लिखा है, हमेशा उससे ज़्यादा नहीं लिखा है। तो वैसा अगर अप्रोच रखेंगे तो पेपर कंप्लीट हो पाएगा। लॉ का पेपर थोड़ा लेंदी होता है, नो डाउट वहाँ पर। और बिजनेस लॉ में मैंने एटलीस्ट थ्री रिविजन्स करे थे, और इसमें क्या है, रिपीटेशन इज द की, सर हर बार बोलते थे। तो मैंने क्या किया था, 10 दिन पहले पूरा लॉ मैंने कवर किया था। जुलाई एंड तक मेरा बिजनेस लॉ एक बार पूरा खत्म कर दिया था मैंने। उसके बाद अगस्त में मैंने 10 डेज का, मेरे को याद है 10 डेज का मेरे को रिविजन लगा था। एंड व्हेन आई से डेज, मतलब फुल डे उसी सब्जेक्ट को देता था मैंने बताया जैसे कि एक दिन में मैं एक सब्जेक्ट पढ़ना ही ज्यादा प्रीफर करता था। सो 10 डेज मैंने पूरा बिजनेस लॉ का रिविजन किया, और फर्स्ट रिविजन था इसलिए ज्यादा टाइम लगा, तो थोड़ा रॉ था सब्जेक्ट, चीजें थोड़ी रॉ पड़ी हुई थी। तो उस टाइम पर मेरे को 10 डेज लगा, और उसके बाद मैंने 10 डेज रिवीजन किया। उसके बाद मैंने 5 डेज का एक और रिवीजन दिया, वो सेकंड रिवीजन था। 5 डेज के बाद मेरा प्लान था कि मैं डायरेक्टली 1.5 डेज बस जो है उसके लिए प्रिपेयर कर लूँ, क्योंकि 5 डेज मेरे को मैं उस टाइम पे लग रहा था कि हाँ कॉन्फिडेंट है हो जाएगा। पर मैंने सोचा कि एक और बार रिवीजन करते हैं, और 1.5 डेज में एकदम रिलैक्स माइंड चाहिए, क्योंकि चारों सब्जेक्ट के कंपैरिजन में यही सब्जेक्ट है जिसके 1.5 डेज में एकदम ऐसे इंटेंस मेंटल प्रेशर पड़ेगा थोड़ा ज्यादा रिवाइज करने का। तो मैंने एक और बार 3 डेज का रिवीजन किया, और वो 3 डेज के रिवीजन में मेरे को इंटरेस्ट भी आ रहा था, क्योंकि इतनी बार चीज कर ली होती है तो वो इंटरेस्ट जग रहा था कि एक और बार पूरा घुमा लेते हैं। अब तो एकदम मुंह पे सब आ गया, इसलिए तो 3 डेज का एक और मैंने रिवीजन लिया। उसके बाद अब मैं कंपैरेटिवली बताऊं, मैंने सारे सब्जेक्ट में से 1.5 डेज जो बिजनेस लॉ था उसमें मैं सबसे ज्यादा रिलैक्स था, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो वो रिवीजन से आया कि जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा वो 1.5 डेज के लिए हम प्रिपेयर हो पाएंगे। और मॉक टेस्ट की याद करें, मैंने 2 फुल मॉक टेस्ट दी थी बिजनेस लॉ में, और आई कैन डेफिनेटली से कि अगर मैं वो मॉक टेस्ट नहीं देता तो आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू कंप्लीट आईसीआई पेपर। मेरे को भी ऐसा है, क्योंकि मॉक टेस्ट दे के मेरा पर्पस था कि मॉक टेस्ट दूं और उस पेपर को कंप्लीट करूं। मैंने वो दिमाग में सेट कर लिया था प्रेशर बना के कि मेरे को कंप्लीट तो करना है किसी हाल में, क्योंकि आईसीआई का पेपर भी थोड़ा लेंदी आता है। तो सर ने बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड आईसीआई मॉडिफाइड आईसीआई ओरिएंटेड पेपर बनाया था, तो उसको मैंने अपियर किया था। और वो उसमें मैं रीडिंग टाइम एक में नहीं लिया था, चेक करने के लिए कि अगर रीडिंग टाइम नहीं देता हूँ तो मेरे को फिर डिफिकल्ट टाइम्स में कैसे पेपर को कंप्लीट करें। तो उससे प्रैक्टिस थोड़ी और बिल्ड हुई। तो बिजनेस लॉ में मैंने ये किया था। यस। सो प्रेम, ठीक है, ये तो बात हो गई अकाउंट्स की एंड बिजनेस लॉ की। बाकी 2 सब्जेक्ट के क्या सीक्रेट स्ट्रैटेजी थी? यस, तो क्यूए एंड इको में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करता था मैं, कोई ऐसा वही मतलब स्ट्रैटेजी बेस नहीं था, बट एक सिंपल फ्लो रखता था। क्यूए में क्योंकि मैथ स्टूडेंट था तो थोड़ा सा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, तो जो अदर कॉन्सेप्ट से जो नए वाले पॉइंट्स थे उसको मैंने अच्छे से रिव्यू कर लिया, और क्यूए मेरा जून एंड तक मेरा कंप्लीट हो गया था। और एक बार फुल कोर्स जून एंड तक कर दिया था, उसमें सारे मैंने मार्किंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सर ने फिर हमें पीवाईक्यूज आरटीपी एमटीपी का कलेक्शन दिया था, उसकी चैप्टर वाइज वर्कशीट्स दी थी। वो वर्कशीट्स को सॉल्व करके लाइक कंप्लीट कवरेज, मतलब आप एक भी एमसीक्यू ऐसा नहीं रहेगा कि आप एलिजिबल नहीं हो एग्जाम पेपर को सॉल्व करने, एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। ऐसा हर एक एमसीक्यू होगा जो आपने उस वर्कशीट्स और मटेरियल आईसीआई मटेरियल को करने के बाद आप एलिजिबल होगे करने को। तो वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो गया था उन वर्कशीट्स के साथ। और फिर उसको मैंने क्यूए में कई जगह पे, जैसे कि आप मैथ स्टूडेंट थे तो आप अदरवाइज कर पाते, पर बाकी जो नॉन मैथ स्टूडेंट है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि उनको कई जगहों पर शॉर्टकट ट्रिक्स और टेक्निक्स काफी जो है काम आएंगे। बस 2 घंटे में आपको 100 मार्क का कवर करना रहता है, तो कई एग्जाम में भी तैयार रहना पड़ेगा कि अगर कोई बहुत लेंदी या ट्रिकी क्वेश्चन है तो एक बार उसको स्किप कर दें। स्टूडेंट्स क्या होता है कि लाइन से सारे क्वेश्चंस करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन लेंदी आ गया, डिफिकल्ट आ गया तो उस पर स्टक हो गए, तो स्टिक नहीं होना है, यू हैव टू लेट इट गो। थोड़ा सा लेट गो करने का अगर नहीं रखेंगे, अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि स्टार्टिंग के 10 या 15 डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपका पूरा टाइम वेस्ट करते हैं, तो लास्ट में आपके इजी वाले या एवरेज वाले 40-50 क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो 2-4-5 टफ क्वेश्चन छोड़िए, तो पीछे के आप इजी वाले सारे क्वेश्चन कर लें। सो 100 क्वेश्चन में से अगर आप मान लीजिए 15 क्वेश्चन टफ छोड़ भी देते हैं तो 85 यू आर अटेम्प्टिंग, तो वहाँ तो आप बहुत अपने आप को सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो टाइम बचा उसमें आप वो 15 क्वेश्चन करें। तो ये एग्जाम की थोड़ी क्यूए की स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी हो जाती है फॉर दो स्टूडेंट्स जो मैथ से बहुत मतलब ये वेल नहीं है।
ठीक है, तो वो थोड़ा चाहिए। नहीं, मैथ्स तो आई मीन डेफिनेटली थोड़ा वीक पड़ जाता है, क्योंकि मैथ्स थोड़ा टेक्निकल मुझे भी Yes, लगता yes. था। क्यूए के लिए मैंने आईसीआई की स्टडी मटेरियल के सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे और सभी कॉन्सेप्ट्स को सर ने बढ़िया तरीके से समझाया था। और शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स जो काम आता है इस सब्जेक्ट में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एमसीक्यूज को जल्दी कैसे सॉल्व किया जाए। और सर ने हमें पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी का कलेक्शन दिया था चैप्टर वाइज, तो वो वर्कशीट भी हमने सारी सॉल्व करी थी और उसके बाद हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल थे। तो वो बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाता है एमसीक्यूज का। सो एंड कमिंग टू इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में मोर इम्पॉर्टेंट इज इंटेंस रीडिंग। और आईसीआई स्टडी मटेरियल जो है वहीं से कोई भी लाइन से एमसीक्यूज बन सकता है। तो मॉड्यूल को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रीड करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आई वुड से कि रीडिंग में ज़्यादा टाइम दो रादर देन कि आप मॉक टेस्ट ज़्यादा दे रहे हो, एक ही चीज़ को 4-3 बार पढ़ रहे हो। 2 times I think in economics is sufficient because for MCQs it is theoretical MCQs, not like that QA में numerical MCQs है तो आपको कुछ सोचना है, सॉल्व करना है, बट इकोनॉमिक्स में आपको बस कोई पॉइंट है वो देखा हुआ है तो याद आ थोड़ा जाएगा। स्टूडेंट भी डिपेंड करता है, कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा रिवीजन ज्यादा चाहिए होता है, मे बी आपके केस में आपको 2 बार में अगर हो गया, पर वाइड कवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड वाइड कवरेज के बाद जिन स्टूडेंट्स से कम टाइम में रिटेन हो जा रहा है, 1 या 2 रीडिंग में सफिशिएंट। अल्टीमेट गोल इसकी रिटेन रह जाना चाहिए। अगर आपके 2 रीडिंग में रिटेन हो गया इज गुड, अगर आपको 4 रीडिंग लग रही है तो 4 रीडिंग। यस, बट हाँ इम्पोर्टेंट ये है कि कवर पूरा करो। जो आईसीआई की मॉड्यूल की समरीज होती है ना उसमें से भी एमसीक्यूज बनता है और वो समरीज में थोड़े पॉइंट्स जो कंटेंट में नहीं है वो एक्स्ट्रा भी देता है, मैंने नोटिस किया था। और उसके अलावा बहुत सारे इकोनॉमिक्स के नाम भी होते हैं, उसकी मैंने लिस्ट बना ली थी चैप्टर वाइज। मॉड्यूल के पीछे नोट्स का कॉलम आता है, मैंने उसी के पीछे लिस्ट बना ली थी, तो उसने बहुत हेल्प किया था मेरे को। इकोनॉमिक्स के नाम भी सारे याद हो गए थे। और एक ऐसा थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करो कि हाईलाइटर यूज करो, फ्लो चार्ट यूज करो कि एक विजुअल मेमोरी क्रिएट हो। तो उससे क्या है, विजुअल मेमोरी इज वेरी गुड पॉइंट जो आपने कहा। काफी स्टूडेंट्स जो है कि रीडिंग करना चाहते हैं लेकिन विजुअल मेमोरी आपको इजी हो जाती है बिफोर एग्जाम डे, और एग्जाम में जब क्वेश्चन सामने आते हैं तो आपके सामने वो पेज जो बुक का है वो विजुअल मेमोरी जो है वही आती है आपके सामने। राइट, तो कोई ऑप्शन क्लिक हो ही जाएगा कि ये ऑप्शन था, ये वर्ड दिख रहा था कहीं, तो ऐसे क्लिक हो जाएगा। सो प्रेम, ये तो हमने कर ली सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। अभी आपकी कुछ ऐसे स्पेशल एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी थी कि फर्स्ट 15 मिनट्स पेपर आते ही कि मैं क्या करूंगा, या अटेम्प्ट करते टाइम कुछ छूटे ना, पूरा अटेम्प्ट हो जाए? मीन व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? ओके, सो अकाउंटेंसी और बिजनेस लॉ में रीडिंग टाइम मिलता था, तो उसमें 15 मिनट्स में ये सबसे पहले 2 चीज़ डिटरमाइन कर लेनी होती थी कि आप कौन सा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने वाले हो, और सेकेंडली जो करने वाले हो उसको किस ऑर्डर में करने वाले हो, ये फर्स्ट 15 मिनट्स में डिटरमाइन कर लेना होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर हम ये चीज़ नहीं डिटरमाइन करेंगे तो एग्जाम स्टार्ट होने के बाद हमें पता नहीं होगा किस ऑर्डर में करें, हम रैंडम स्टार्ट कर देंगे विदाउट एनालाइजिंग कि कौन सा क्वेश्चन हार्ड आया, कौन सा क्वेश्चन ईजी आया, जल्दी मुझे कौन सा अच्छे से आता है नहीं आता है। तो पहले जितना ज़्यादा मार्क्स जल्दी स्कोर कर सके पहले वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। उसको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम को डिलीजेंटली यूज़ करना चाहिए। और कुछ पॉइंट्स ना पहले से दिमाग में डाल के जाने चाहिए। जैसे 3-4 जगह कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ये वाला पॉइंट मेरे को ध्यान रखना, अगर पेपर में ये आया, जैसे पर एनम कुछ भी ले सकते हैं, इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट पर एनम नहीं दिया है, फ्लैट रेट ले लेना है, या कोई भी हो। जैसे छोटी छोटी चीज हम पहले से दिमाग में पॉइंट्स डाल के जा सकते हैं कि पेपर खुलते ही पहले ये चीज देख लो जहाँ जहाँ है कि इधर ये तो नहीं है ना, इधर ये तो नहीं है ना, और वहां पर थोड़ा कॉशन दिमाग में रखना है ऐसा। तो वो उस तरीके से पेपर को हम अप्रोच कर सकते हैं। और हम रिजिड स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते पेपर से पहले कि इसको हम इसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। वो पेपर ही बताएगा कि 15 मिनट्स में हमें डिटरमाइन करना है कि कैसे अप्रोच करेंगे। की आपने बात की, कई बार कुछ स्टूडेंट्स लेके चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 मुझे छोड़ना है बिजनेस लॉ का, लेकिन वो हो सकता है कि क्वेश्चन 5 के क्वेश्चन टफ आ जाए और 4 वाले इजी आ जाए। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना एग्जाम में क्वेश्चंस के हिसाब से, वो पेपर ही डिटरमाइन करेगा। उस टाइम 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम में हमें पता लगाना पड़ेगा। यस, और इसमें मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि अब लास्ट मोमेंट है, समझो आपके पास कुछ हाफ एन आवर बचा है एग्जाम का, और उसमें आपके पास लेट्स से एग्जांपल 2 क्वेश्चंस बचे हैं, उसमें से आप एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब टाइम आपके पास उतना है कि आप एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देयर आर 2 चॉइसेस फॉर द स्टूडेंट कि या तो वो दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले बट थोड़ा सा रफली करे, दोनों में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके अटेम्प्ट कर ले, या तो एक ही क्वेश्चन को करे और उसको एकदम अच्छे से कर ले, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से जितना उसको अच्छे से आता है। तो व्हाट आई फील कि ज्यादा मार्क्स इन द फॉर्मर केस में आएंगे क्योंकि उसमें आपने दोनों क्वेश्चन को थोड़ा अटेम्प्ट किया, तो एग्जामिनर को लगा कि दोनों अटेम्प्ट किया, मतलब थोड़ा थोड़ा दोनों में इसको थोड़ा आता है। पर एक ही क्वेश्चन पूरा ऑल टुगेदर छोड़ दिया और एक को आपने पूरा अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया है, तो अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करने में फुल मार्क्स बहुत कम है, आने की प्रोबेबिलिटी कम ही होती है कि फुल मार्क्स मिल जाए कोई क्वेश्चन में। इसलिए सो आई वुड सजेस्ट दैट।
Yeah, definitely that is helpful कि paper at least complete कर लो. कंप्लीट करना है, यस, पेपर कंप्लीट करना है। Yeah. So, sir, my next question to you is कि आप सी एजुकेशन में आने वाले टाइम में क्या चेंजेस या डेवलपमेंट्स देखते हो विद AI कमिंग इन एंड स्टफ, एंड ऑल्सो ACA क्या इनिशिएटिव्स लेने का प्लान कर रहा है? This is a very relevant question. अभी Hmm. and with the vision of ICI presence in the previous years, अभी ये देखने को मिल रहा है कि CA Institute is focusing on tough entry and easy exit, जिसकी वजह से अगर आप पिछले 3-4-5 एग्जाम्स में CA फाउंडेशन के रिजल्ट्स देखोगे तो आपको 20% से भी कम पासिंग परसेंटेज दिखाई दे रहा है। सो CA इंस्टीट्यूट का ये विजन है, नेशनल लेवल पे आप आने वाले समय में देखेंगे कि फाउंडेशन में जो पासिंग परसेंटेज है वो 10 to 20 के बीच में जो जा रहा है वो थोड़ा रहेगा। सो जो स्टूडेंट्स बहुत सीरियस नहीं है सीए को लेकर के या उतने एफर्ट्स पुट इन नहीं कर रहे या वो सीए साइड बाय साइड करने का सोच रहे हैं, तो सीए इंस्टीट्यूट इज वेरी क्लियर कि आप अगर टफ एफर्ट्स नहीं देते, आप अगर स्टार्टिंग में मेहनत नहीं करेंगे तो फिर देन यू चूज सम अनदर करियर ऑप्शन। और अगर आप उसमें बहुत अच्छे से एफर्ट्स दे रहे हैं सीए फाउंडेशन में तो फिर यू कैन गेट एंट्री। सो फाउंडेशन को इंस्टीट्यूट टफ बना ही रही है, उसका रिजल्टेंट ये हो रहा है कि इंटरमीडिएट और फाइनल के पासिंग रेशियोज आर गोइंग टू गो हाई। सो ये थोड़ा नेचुरल हो रहा है। और एआई की जहाँ तक आपने बात की तो अभी के अगर हम देखेंगे तो लॉ के क्वेश्चन पेपर्स, टैक्स के क्वेश्चन पेपर्स, केस सिनारियो जो सी इंस्टीट्यूट पूछ रही है, ऐसा फील हो रहा है कि वो केस सिनारियो सी इंस्टीट्यूट के भी जो है एआई से इन्फ्लुएंस्ड है। काफी कुछ उन्होंने, क्योंकि उनके पास भी अब क्वेश्चन पेपर्स बनाने के लिए रिसोर्सेज काफी अच्छे हो गए हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन पेपर्स बनाने के लिए बड़े बड़े केसेस बनाना बहुत ही टाइम टेकिंग होता था। तो अब स्टूडेंट्स को भी ये जरूरी है कि थोड़ा एआई यूज करके प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाएं और अपने लिए भी प्रैक्टिस करके रखें। सो हम स्टूडेंट्स को जब अपने क्लासेस में केस सिनेरियो बेस्ड भी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं, उनको जो है कि एमसीक्यूज के लिए स्पेसिफिक एक्स्ट्रा जो है कि उनको फोकस करने के लिए भी कहते हैं। और हम बहुत सारे सिमुलेटेड केसेस बना करके इन द कमिंग टाइम्स व्हाट, जैसे आपने कहा विजन हमारा ये है कि हम बहुत सारे सिमुलेटेड केसेस के ऊपर स्टूडेंट्स से वर्क करवाएं, ठीक है, एआई बेस्ड। एंड इन द कमिंग टाइम फाउंडेशन को लेकर के हम ये चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें जो है स्टूडेंट्स प्रॉपर्ली मेहनत करें, उसका पूरा हमारा एक सिस्टम डेवलप भी होता है। नॉट ओनली फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पे भी जो है स्टूडेंट्स को उस लेवल पे ले जाने की पूरी हमारी जो है टीम अच्छे से वर्क कर रही होती है। मी अलॉन्ग विथ माई ऑल टीम मेंबर्स एंड ऑल पीपल, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट कॉमन गोल कि हम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट कर सकें। डेफिनेटली सर, आई कैन सी कि थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच अब शिफ्ट हो रहा है, मतलब सीए कोर्स theory से. So yeah, that's really nice. Yeah. So guys, let's move on to the most fun segment of this podcast, rapid fire. So like I'll first go with Prem. Okay, let's start. Yeah. So most delusion thing CA students believe. Most delusional thing कि 11-12 से हो जाएगा फाउंडेशन डायरेक्टली. So that should not be the approach. Most liked subject. Quantitative aptitude. Okay. Most underrated CA study habit. Not focusing on writing practice. Okay. Most useless thing you stressed about. Handwriting. I was very concerned with my handwriting and always approach to आदित्य सर की सर handwriting थोड़ी खराब है, सर एक बार ऐसे मिल जाएंगे क्या मार्क्स? तो सर बोला अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, it was not an issue at all. Yeah, बस थोड़ा clear समझ आना चाहिए. Yes, it was readable. Yes. Okay. Most scoring subject. Economics. कितने मार्क्स आए थे? 95. Okay. Modules or notes? Modules, yes, and notes to the extent कि सर ने थोड़ा formatting किया था उसमें और उसको easy to remember बनाया था, और rest content should be from ICI module only. Okay. Calculator or brain? Calculator, obviously for technical calculation, but it should not hamper our basic calculation ability. कि 12 तक तो यूज नहीं करते थे, पर जैसे ही यूज करना स्टार्ट किया तो जो हम बेसिकली ब्रेन से भी कर पा रहे थे उसको भी हम कैलकुलेटर पे कर रहे हैं, तो वो ज्यादा टाइम देगा। 12 plus 8 should not be done on calculator. I agree. Yes. Coffee or chai? None. Oh, so you studied without any caffeine support? Yes. Amazing. Name a movie for CA students. For CA students, like CA के लिए अगर कोई मूवी बनेगी तो Name a movie for CA students, dedicated to CA students. Okay. Dhurandhar. ICA in one word. Unpredictable. Okay. From exam I point agree. of view. I agree. Many surprises. Okay, sir. Now your turn. One quality every ranker has. A dedication to complete the task in the given time. Okay. ICA examiners love students who Write keywords in the answers. One thing you would change about CA education. Paper checking CA Institute के उसमें rechecking should be allowed and in a very proper way.
Yeah, stricter you or ICI paper setter. वो प्रेम जवाब Yeah, प्रॉपर दे exactly. पाएंगे? ऑब्वियसली सर, क्योंकि सर ऑलरेडी हमें हम्म, एक लेवल अप के लिए प्रिपेयर करते थे ताकि correct. हम आईसीए के एग्जाम पेपर को और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए. Yeah, so it is better कि sir should be the stricter one, definitely. One student habit that irritates you. पोस्टपोनिंग द थिंग्स, बाद में करेंगे. हाँ, ये तो है. Procrastination never works. Procrastination. Yeah. One student habit that makes you proud. और कंप्लीट द टास्क इन द गिवन टाइम. Yeah, I agree. Offline or online classes. Offline classes, online classes, lack of discipline. Yeah. So unless until कि कोई option नहीं है, offline is the best. सर हम तो कोविड बैच से हैं, तो आई कैन डेफिनेटली रिलेट कि देयर इज नो मैच फॉर ऑफलाइन क्लासेस. ओके, सो नेक्स्ट सीए कोर्स इन वन वर्ड. Balanced. आई एग्री. टफर सीए एग्जाम्स और सीए स्टूडेंट्स एक्सक्यूजेस. CA students excuses. आई एग्री. ओके, वन मिथ अबाउट सीए एवरीवन शुड स्टॉप बिलीविंग. That it is too much tough. If you get the right mentorship and develop proper interest, it is very achievable and it will make your career. Definitely, I agree. Okay, so we are almost on the verge of completing this podcast. So, Prem, one final message for every CA aspirant. Last message I would like to give is that complete your task of the day. Do not procrastinate. Revise as much times as possible. Then appear for every mock test you give. Follow your mentor's advice. Be focused and remain consistent in your work. Everything will be great. Thank you. Okay, sir, one last question to you. One mindset that every CA aspirant must develop. So to be successful in CA, the mindset is required. Is the first step is कि conceptually चीजों को पढ़ने की कोशिश करें, रटने की कोशिश ना करें. First mindset is कि conceptually पढ़ें. दूसरा कि प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. कॉन्सेप्चुअली पढ़ने के बाद हार्ड वर्क इज नेसेसरी. एंड द थर्ड थिंग इज डोंट फियर फ्रॉम योरसेल्फ कि मॉक टेस्ट दें. मॉक टेस्ट ना देना एक एक्सक्यूज होता है कि शायद मार्क्स कम आए. सो डोंट स्किप द मॉक टेस्ट. बी ब्रेव, बी करेजियस टू गिव द मॉक टेस्ट. ये अगर 3 क्वालिटीज आप में अच्छे, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना, हार्ड वर्क करना और ब्रेवरी के साथ मॉक टेस्ट देना, देन यू विल डेफिनेटली बिकम अ सीए. Okay, sir, thank you so much. Thank you so much, Prem. This podcast was really helpful and genuinely inspiring for all the CA aspirants out there. So guys, अगर आपको ये podcast helpful and inspiring लगा, तो अपने CA friends के साथ share करना बिल्कुल मत भूलना. And also, if you want to connect with Aditya Chowchari Academy, all the details are there in the description below. So do check that out.